अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है किसी भी एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर का वो किस तरह से डिटर्मिन होता है। देन व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और जनरली आप ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो जब कोई भी इन्वेस्टर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो उसके सामने दो क्लियर कट जो हैं वो चीज़ें होती हैं, एक आपकी कॉस्ट और दूसरा आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉस्ट क्या है? द पेमेंट्स अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जबकि प्रॉफिट क्या है? द रेसिप्ट्स received against produced goods। ठीक है, यानी एक इन्वेस्टर है, एनी पर्सन लाइक ए, उसने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो जब उसने इन्वेस्ट करना है तो वो सबसे पहले क्या देखता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी मैंने कितना इन्वेस्ट करना है, मेरी कॉस्ट क्या होगी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ वो ये देख रहा होता है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट करूं तो इन फ्यूचर मुझे कितना प्रॉफिट हासिल हो सकता है, यानी वो जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी उनको मार्केट में सेल करने के बाद कितनी रेसिप्ट्स जो हैं वो उसके पास इकट्ठी हो सकती हैं। सो दैट इज़ बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशंस, यानी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिगार्डिंग प्रॉफिट, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ही इज़ जस्ट एक्सपेक्टिंग। और दूसरी तरफ होती है कॉस्ट, कि उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इफ़ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस आर ग्रेटर, मतलब अगर प्रोड्यूसर को ये लग रहा है कि अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसको फ्यूचर में जो पैसे मिलने हैं, जो प्रॉफिट मिलना है, दैट प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट ही इज़ बियरिंग टुडे। ठीक है, आज जो वो कॉस्ट लगाएगा उसके कंपैरेटिवली उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में वो इस प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी देयर विल बी द पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, यानी नेट इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव चेंज आ जाएगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा। इसी तरह से अगर आप प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस को देखें तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के साथ जो कॉस्ट है, अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, उसके ख्याल से कॉस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस कम है, तो इस कंडीशन में जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। सो दैट इज़ द जनरल ओवरव्यू कि व्हेन टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू नॉट। ठीक है, कब इन्वेस्टमेंट करनी है और कब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है दैट इज़ बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट and second is expected rate of profit। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद, और दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कि उसको प्रॉफिट कितना हासिल होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉस्ट है, क्योंकि केन्स के ख्याल से जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो बोरो करता है, बोरोइंग करता है, यानी फंड्स जो है वो किसी से उधार लेता है, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले या किसी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले। तो किसी भी सूरत में जो फंड्स हैं वो उधार लेता है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि अगर वो फंड्स उधार नहीं भी लेता, वो उसके पास खुद से इतना पैसा है जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में वो
एक ख़ास शरह सूद जो वो हासिल कर सकता था उसको लूज़ कर रहा है। यानी अगर वो पैसा वो बैंक्स में जमा करवाता तो विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, कोई भी कोशिश किए बगैर वो उस शरह सूद को हासिल कर सकता था, लेकिन अब वो उस शरह सूद को हासिल नहीं कर रहा। तो दोनों सूरतों में ही हैज़ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू पे, उसने कुछ ना कुछ शरह सूद जो है वो पे करनी है। दूसरी चीज़ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, कि उसका प्रॉफिट कितना है। अब अगर इफ़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, तो इस कंडीशन में देयर विल बी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, मींस इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, in that case there will be positive investment and there will be positive change in net investment, ठीक है, जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें पॉजिटिव चेंज आएगा। इसी तरह से अगर वो ये देखता है कि जिस प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्ट करना है उससे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है दैट इज़ स्मॉलर एंड द इंटरेस्ट रेट टू बी पेड, जो इंटरेस्ट रेट उसने पे करना है दैट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट, ये ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में वो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, मीन्स देयर विल बी नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव इन्वेस्टमेंट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसने इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं किया, यानी वो उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब अकॉर्डिंग टू द केन्स जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है, जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है दैट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी आपकी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है दैट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कौन सा कैपिटल? जिसको आपने इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ दिस मनी, जिसके अगेंस्ट आपने इंटरेस्ट रेट पे करनी है, ठीक है, उस कैपिटल की जो एफिशिएंसी है उस पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट बेस कर रहे हैं। सो MEC इज़ बेसिकली द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न्स, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। MEC को हमेशा परसेंटेज में स्टडी किया जाता है। तो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर हैविंग मेड ऑल द एक्सपेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट को छोड़कर बाकी सारी पेमेंट्स जो हैं वो आपने कर दी, ठीक है, आपने अपनी सप्लाई प्राइस जो है वो पे कर दी, और उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट है उसको आप इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी MEC ग्रेटर हो जाए इंटरेस्ट रेट से, देन यू विल मेक इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट विच वर्थ 10,100,000, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है 10,100,000 का। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चांसेस हैं, यानी एक एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्टमेंट करनी है वर्थ 10,100,000 और उसकी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है MEC, उसको लग रहा है कि अगर वो ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको 100,000 जो हैं पर एनम, यानी सालाना जो हैं वो उसको हासिल हो जाएंगे। तो क्या उसको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसके लिए वी विल मेक सम कैलकुलेशन। तो हम कैलकुलेट करते हैं दैट MEC विल बी इक्वल टू जो उसको पर एनम एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ख्याल से ही विल अर्न 1 लाख या 100,000, जबकि जो उसकी सप्लाई प्राइस है यानी ये सप्लाई प्राइस 10,100,000, यानी ये उसके पास है रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यानी यील्ड सालाना जो उसको मिलेगी, और ये क्या है दैट इज़ सप्लाई प्राइस मींस कॉस्ट और द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कह लें इसको। तो इस कंडीशन में व्हेन यू सॉल्व इट देन यू विल गेट
इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी मेजर MEC इन द परसेंटेज, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो यू विल गेट द आंसर दैट इज 10% MEC. तो MEC आपके पास आ गया 10%. अब इस कंडीशन में अगर जो करंट इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट दैट विल बी इक्वल टू 500, or if it is 5% in the current time period when you are trying to invest in that project. जब आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उस वक्त आपके पास जो शरह सूद है दैट इज़ 5%. तो आप देखें इस कंडीशन में MEC इज़ ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, यानी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है दैट इज़ मच ग्रेटर देन द इंटरेस्ट रेट. सो इन दैट कंडीशन यू आर अर्निंग प्रॉफिट. तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा? ऑब्वियसली द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी पॉजिटिव, मीन्स दैट द इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट. लेकिन अगर इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% हो तो अब क्या कंडीशन है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ लेस देन इंटरेस्ट रेट, यानी जो आपने प्रॉफिट अर्न करना है वो कम है जबकि जो कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है. सो देयर विल बी द नेगेटिव डिसीजन, यानी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा. सो दिस इज़ MEC एंड इंटरेस्ट रेट. सो देयर आर टू basic determinants which are determining the investment decision. So we come to the conclusion that according to Professor Keynes, there are two determinants which determine the investment. किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो ऐसे फैक्टर हैं जो सरमायाकारी को डिटर्मन करते हैं. सरमायाकारी के मैग्नीट्यूड को डिटर्मन करते हैं कि कितनी सरमायाकारी होगी और उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन को इफेक्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट. सो दीज आर इंटरेस्ट रेट एंड MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. सो वी कम टू द कंक्लूजन कि हम इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब MEC ग्रेटर होगा, यानी जब प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी देन वी विल डू द इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. सो अभी हमने इसको इंडिविजुअली एक पॉइंट पर स्टडी कर रहे हैं कि आइदर वी विल इन्वेस्ट और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स MEC इज़ द बेसिक कंपोनेंट. अब in the recent time periods, MEC is also called IRR, that is internal rate of returns. ठीक है, internal rate of returns, because these are the returns which are determined by the stock of capital and the rewards. ठीक है, तो these are called internal returns, whereas interest rate that is called ERR, external rate of रिटर्न्स, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज़ डिटर्मन्ड एक्सटर्नली. ठीक है, ये आउटर फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इकोनॉमी के अंदर शरह सूद को डिटर्मन करती हैं. इसकी डिटर्मिनेशन का प्रोड्यूसर के डिसीजन या प्रोड्यूसर की एक्टिविटीज़ के साथ कुछ कंसर्न नहीं है, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न्स एंड MEC दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स. सो आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स आर ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न्स इट मीन्स देयर विल बी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट. अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए प्रोफेसर केन्स ने प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया है. प्रेजेंट वैल्यू. अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है? किसी भी चीज़ की करंट टाइम पीरियड में जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जूनियर क्लासेस में, अगर आपको याद हो, क्लास 7 और 8 में यू हैव स्टडीड अबाउट द अ फार्मूला दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फार्मूला, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फार्मूला.
तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का जो फार्मूला है, इन द जनरल फॉर्म वी हैव R इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट PV. PV stands for the present value, R stands for the yield or the future value, and I stands for the interest rate, which converts the future value, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका और फ्यूचर वैल्यू को इक्वेट करता है आपस में, ठीक है, शरह सूद. अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ यू डिपॉजिट ₹100,000 इन द बैंक, ठीक है, आपने 1,000 जो है 100,000 यानी 1 लाख अमाउंट जो है वो बैंक में जमा करवा दी, एंड यू वर एक्सपेक्टिंग दैट बैंक विल गिव यू ₹106 मीन्स 106,000, जबकि जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ इक्वल टू 6%. सो इस कंडीशन में अब अगर हम ये देखें कि 100 जो आज हमने डिपॉजिट करवाया है इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, यानी कौन सा ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो हमें लॉस नहीं होने देगा. हमें पता चल जाएगा कि बैंक जो है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, या किस इंटरेस्ट रेट पर. आज का 100,000 रुपीज़ और फ्यूचर का जो फ्यूचर में जो उसकी वैल्यू होगी वो इक्वलाइज हो जाएगी. इस कंडीशन में वी पुट द वैल्यूज़. R इज़ इक्वल टू 1 प्लस 6%, 6/100 और 0.06. आप इसको 1 प्लस 0.06 भी राइट कर सकते हैं. एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 100. ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व करें देन आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट 106. इट मीन्स कि आज का जो 100 रुपया था इसकी फ्यूचर वैल्यू 106 होगी, जबकि इंटरेस्ट रेट करंट इंटरेस्ट रेट 6% है. यानी अगर बैंक्स आपको 106 या 106 से ज़्यादा अमाउंट फ्यूचर में पे करते हैं या करने के लिए तैयार हैं, तो इस कंडीशन में यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन योर बैंक. लेकिन अगर वो इससे कम आपको पे करते हैं, यानी वो कहते हैं हम आपको इन फ्यूचर 103 और 102 और 105 जो है वो वापस करेंगे, तो इस कंडीशन में यू आर फेसिंग अ लॉस इन द फ्यूचर. ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इन बैंक्स के अंदर. सो दैट इज़ द जनरल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फार्मूला. अब प्रोफेसर केन्स इसी फार्मूला को कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के लिए. सो इफ़ वी सॉल्व इट फॉर द प्रेजेंट वैल्यू देन वी हैव PV इज इक्वल टू R over 1 plus I. So R is basically the yield and I is the interest rate. अब अगर आप ये देखना चाहें कि जो आपको फ्यूचर में जो अमाउंट मिलनी है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें अमाउंट जो मिलनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो इस कंडीशन में हम इसी एग्जांपल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं. वी हैव प्रेजेंट वैल्यू R, we have calculated it earlier, that is 106, 1 plus 0.06, then you will get the answer 100. ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, you will get the answer 100. यानी फ्यूचर में जो आपको वैल्यू मिलनी है दैट इज़ इक्वल टू 100, यानी फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 100. सो दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरियन, ठीक है, विच इज़ यूज्ड बाय द प्रोफेसर केन्स टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ बेसिकली अ डिस्काउंट रेट. यानी हम अगर MEC को I लिखते हैं तो इट डजेंट मीन कि दैट इज़ इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ अ डिस्काउंट रेट जिस पे आप फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके ये चेक करते हैं कि प्रेजेंट में हमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ रहा है. या आप ये कह सकते हैं कि MEC इज़ ए डिस्काउंट रेट जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सप्लाई प्राइस, कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर वैल्यू क्या है कि जो आपके प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको इतनी यील्ड जो है वो हासिल होगी. तो उस यील्ड को और सप्लाई प्राइस को जो डिस्काउंट रेट
इक्वलाइज कर देता है, दैट डिस्काउंट रेट इज़ कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर हम इसी डेफिनेशन को देखें कि MS इज़ अ डिस्काउंट रेट विच इक्वलाइजेज द सप्लाई प्राइस एंड द फ्यूचर यील्ड वैल्यूज़, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट होती है दैट इज़ PC, और आप इसको SP सप्लाई प्राइस भी कह सकते हैं। C मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता याद रहे कि दैट इज़ कॉस्ट जो आप उस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको SP सप्लाई प्राइस भी राइट कर सकते हैं। सो R1/1 प्लस I, ठीक है, जो अभी फार्मूला हमने डिराइव किया प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन से, प्लस R2 1 प्लस I स्क्वायर प्लस R3 1 प्लस I क्यूब अप टू सो ऑन Rn 1 प्लस इंटरेस्ट पावर n। सो यहाँ पर हमने ये सपोज किया कि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो स्टॉक ऑफ कैपिटल हर साल हमें R1 पहले पीरियड की यील्ड, R2 सेकंड पीरियड की यील्ड, R3 थर्ड पीरियड की यील्ड अप टू सो ऑन, यानी जितने साल उसकी उस कैपिटल की जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ टाइम यील्ड ऑफ दैट कैपिटल। अगर उस कैपिटल की फॉर एग्जांपल जो मशीन आपने ली है उसकी वारंटी है 10 ईयर्स, तो यहाँ पर हर साल 1 2 3 4 5 अप टू 10, n क्या हो जाएगा 10 ईयर्स। अगर उस मशीन की लाइफ है 3 ईयर्स तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अगर उसकी लाइफ टाइम वारंटी है 2 ईयर्स तो हम R2 तक इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द लाइफ टाइम यील्ड या लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द इंस्टॉल्ड कैपिटल। इसी तरह से दैट इज़ द डिस्काउंट वैल्यू, यानी अगर आप को फर्स्ट पीरियड में 100 अमाउंट मिलती है तो हम कहते हैं जी हमने उसको उस साल के इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट किया, ठीक है। इसी तरह सेकंड पीरियड में अगर हमें सेम अमाउंट ही यील्ड हासिल होती है तो हम उसको उस टाइम पीरियड के इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करेंगे। यहाँ पे फ़र्ज करते हैं कि यील्ड और इंटरेस्ट रेट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन दैट कंडीशन वी कम टू द कंक्लूजन कि दैट I इज़ नॉट एक्चुअली द इंटरेस्ट रेट, ये शरह सूद नहीं है, बल्कि दैट इज़ MEC, ये MEC है। और MEC क्या है? MEC इज़ अ डिस्काउंट रेट, ये एक डिस्काउंट रेट है जो फ्यूचर यील्ड की प्रेजेंट वैल्यू को एक्सप्लेन करता है, या ऐसा डिस्काउंट रेट जो फ्यूचर यील्ड्स को और सप्लाई प्राइस को इक्वलाइज कर देता है। So MEC is a rate of discount which equalizes the present value of annuities, यानी हर सालाना आमदनी annuities with the supply price of capital assets, जो कि आपके पास PC है। So we take an example to explain it further. फर्ज करते हैं कि we make an investment 272.32 million. I take the example from your book ताकि आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंड करना आसान हो। सो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट जिसको हमने कहा जी सप्लाई प्राइस, ये सप्लाई प्राइस आ गई, ठीक है। अब जो कैपिटल हमने इंस्टॉल किया है इट लास्ट फॉर 3 ईयर्स, वो 3 साल तक उस मशीन की वारंटी है कि 3 साल तक वो मशीन ख़राब नहीं होगी। यानी हमारे पास R1 R2 और R3 अगर हम एनुअल टर्म्स में देखें तो हमें 3 यील्ड्स उस मशीन से हासिल होंगी, क्योंकि उसकी एज क्या है 3 ईयर। अगर उसकी एज होती 5 ईयर्स तो वी विल एक्सटेंड R4 एंड R5, क्योंकि हमें 5 साल उससे यील्ड हासिल होनी थी। सो वी मेक 2 अजम्पशंस हेयर कि सप्लाई प्राइस इतनी है और वो मशीन जो है वो 3 साल तक जो है वो हमें उसकी जो लाइफ टाइम वारंटी है वो 3 ईयर्स है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है या जो डिस्काउंट रेट है दैट इज़ 4%, ठीक है। और जो यील्ड हमें हासिल होगी हर साल दैट विल बी इक्वल टू 100। ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हमने
बिल्ड की। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम ये वैल्यूज़ जो हैं इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। SP R1 1 प्लस आई प्लस R2 1 प्लस आई स्क्वायर R3 1 प्लस आई 3। 3 साल तक वो रहेगी, तो 3 साल जो है ये वैल्यूज़ हमने कर ली। ये वैल्यू अज्यूम की गई है, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन असम्पशन। तो अगर आप इसकी वैल्यूज पुट करें 100 100 100 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 स्क्वायर, यहाँ पे R2 R1 R2 और यहाँ पर 1 प्लस 0.04 क्यूब, ठीक है। आपने इसको और वैल्यू आ गई 272.32। इसको फर्दर आप अगर सॉल्व करें तो 272.32, जबकि इसके सोल्यूशन के बाद यू गेट द आंसर 278। दैट इज़ नॉट इक्वल। इट मीन्स व्हेन यू सपोज discount rate is equal to 4%, then that is not the discount rate which equalizes the supply price and the yield, the annual yield from the investment, ठीक है। जो आपको yield हासिल होनी है वो और जो आपकी कॉस्ट है, जो सप्लाई प्राइस है, दैट आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है दैट इज़ नॉट द डिस्काउंट रेट। तो इस कंडीशन में हम चेंज करके देखते हैं अपने डिस्काउंट रेट को। नाउ वी सपोज दैट आई इज इक्वल टू 5%, मीन्स डिस्काउंट रेट इज़ 5%, देन वी पुट द वैल्यूज़ दैट इज इक्वल टू 100 बाई 1 प्लस 0.05। आप इसको 5 डिवाइडेड बाई 100 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 100 1 प्लस 0.05 स्क्वायर प्लस 100 1 प्लस 0.05 क्यूब। when you solve it you will get the equality 2, that is equal to 272.32, that is equal. It means that is the discount rate, MEC, that is the discount rate which equalizes the supply price and the present value of annuities, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटीज़ और जो सप्लाई प्राइस है इन दोनों को इक्वलाइज कर देता है। सो दैट इज़ द डिस्काउंट रेट विच इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब हमने पहले एक मशीन को लेकर, दैट इज़ द माइक्रो लेवल, जब आप किसी चीज़ को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं दैट इज़ माइक्रो लेवल। तो अब हमने इसको माइक्रो लेवल पर जो है वो स्टडी किया कि किस तरह से MEC जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिटर्मिन करती है और किस तरह से हम ये चेक करते हैं डिस्काउंट रेट से कि हमारी सप्लाई प्राइस और जो यील्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से इक्वलाइज हो सकती है और किस रेट पर इक्वलाइज हो सकती है। सो इफ़ वी कंसिडर इट एट द मैक्रो लेवल, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी एक हॉरिजॉन्टल समेशन निकाल लेते हैं और इसी पैटर्न पर इसको कंबाइन कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है इट फॉल्स विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है MEC जो है वो फॉल करता है। अब इसकी 3 बेसिक रीजंस जो हैं वो केन्स ने एक्सप्लेन की कि जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, यानी हम पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ करने से जो डिमांड है, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स, सारी सी बात है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पैसा लगाने से नहीं होती, यू हैव टू परचेज सर्टेन स्टॉक ऑफ कैपिटल, और अगर वो स्टॉक ऑफ कैपिटल मौजूद नहीं है, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड की इंक्रीज़ के साथ उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। एंड व्हेन प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीजेस इट मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, जिसको आपने सप्लाई प्राइस का नाम दिया है, दैट इंक्रीजेस। जब सप्लाई प्राइस इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट्स जो हैं वो फॉल कर जाते हैं। जब प्रॉफिट फॉल करते हैं तो जो मार्जिनल एफिशिएंसी है वो फॉल करने लग जाती है।
इसी तरह से अगर आप ये देखें कि ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, जब ज़्यादा कैपिटल को काम पे लगाया जाता है, ठीक है, व्हेन देयर इज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, तो इस कंडीशन में जो उस कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो फॉल कर जाती है। जैसे आपने डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़े हैं, डिफरेंट डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल स्टडी किया है, पीछे आप पूरे लॉज जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीज़न एमपीसी जो है वो फॉल करता है। जब एमपीसी फॉल करता है तो इस कंडीशन में एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाती है और एमईसी फॉल करना शुरू कर देती है। इसी तरह से जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर गुड्स जो हैं कंज्यूमर्स के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं, अशिया सार्फिन जिसको बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट के साथ कंज्यूमर गुड्स की जो सप्लाई है, जो रसद है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जनरल लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि जब रसद में इजाफा होता है तो कीमतें कम हो जाती हैं, जब कीमतें कम होंगी, प्रॉफिट्स कम होंगे, तो MEC फॉल कर जाएगा। सो इट मीन्स विद द राइज इन इन्वेस्टमेंट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉल्स। तो अगर हम इसको ग्राफिकली शो करें, that is investment and that is marginal efficiency of capital. So we have a negatively sloped curve. अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 10% है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ़र्ज कर लेते हैं 10 यूनिट्स के बराबर है या 10 मिलियन के बराबर है, तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होकर 20 मिलियन पर जाएगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स जो हैं वो फॉल कर जाएंगे। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं, ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो जब आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो डिमांड रिड्यूस होगी, जब डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द प्रॉफिट MEC दैट फॉल्स, ये रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये तो था MEC यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ अ डिस्काउंट रेट विच इक्वलाइजेस the supply price and the present value of annuities या present value of yields which we earn from the life of the installed capital। जो भी आपने कैपिटल लिया है उसकी लाइफ में जो yield आप उससे हासिल कर सकते हैं उसकी present value। इसी तरह जो सेकंड डिटर्मिनेंट था दैट इज़ वेरी सिंपल, इंटरेस्ट रेट। आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। व्हेन एवर देयर इज़ राइज इन इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट फॉल्स एंड व्हेन एवर देयर इज़ फॉल इन इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट राइज। तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप, और जब आप इसको प्लॉट करें देन यू हैव नेगेटिव स्लोप कर्व, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट on the y-axis and investment on the x-axis. So that is the first point, higher interest rate and lower investment, I1 I1। lower interest rate यानी शरह सूद कम तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, दैट कर्व इज़ कॉल्ड MEI यानी MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ investment. It is the curve which shows the relationship between interest rate and investment. So these are the two concepts regarding the investment decision in the economy. किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो डिटर्मिन होती है बिकॉज ऑफ MEC and interest rate. So we have two curves there, MEC or MEI. So on the conclusion, we finally learned in this lecture that what is MEC and what is MEI. So these are the two determinants of investment in the economy. In the next lecture, we will discuss that how the fall in interest rate will increase the stock of capital, कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट के कम होने से जो स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ होता है। I hope that you understand well. Thank you so much.